दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हमने जो आपको आधुनिक भारत में निम्न जातीय आंदोलन पढ़ाया था, उसके बाद हमने जनजातीय आंदोलन को आपको बताने का प्रयास किया था विस्तृत रूप से। और इसके बाद आज हमारा जो टॉपिक है, एक नया टॉपिक हम आपको लेके आए हैं। इस टॉपिक का नाम है यूरोपियनों का आगमन। यानी तो आज चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं यूरोपियनों का आगमन। तो सबसे पहले हम उनका क्रम जान जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने लिखने का प्रयास नहीं किया, आप जान जाइए। सबसे पहले जो आए थे यूरोपी, वह थे पुर्तगाली थे, और दूसरे नंबर पे डच थे, या इन्हीं को हॉलैंड या नीदरलैंड कहा जाता था। तीसरे नंबर पर अंग्रेज थे। चौथे नंबर पे डेनिश, या इन्हीं को डेनमार्क एक देश है, इस कहा जाता था। और पांचवें नंबर पे थे फ्रांसीसी। दोस्तों, जब कंपनी स्थापना यानी कोठी स्थापना का जब क्रम आएगा, तो उनमें पहले नंबर पे पुर्तगाली होंगे और दूसरे नंबर पे अंग्रेज आ जाएंगे। यानी अंग्रेज जो है आते हैं डचों के बाद भारत में, लेकिन कोठी जब स्थापना की बात होती है, कंपनी एस्टेब्लिश करने की बात होती है, तो अंग्रेज दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको थोड़ा सा जो यूरोपीय लोग भारत आ रहे हैं, आने के पीछे का जो प्रमुख कारण है, उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, जो भारत का या कहें दक्षिण पूर्व एशिया का या इंडोनेशिया का जो व्यापार हो रहा था, उसके पहले इन यूरोपीय देशों के साथ भारत के, चाहे वो मसाले थे, चाहे रेशमी सूती कपड़े थे, इन चीज़ों का डिमांड जो है यूरोप में बहुत ज़बरदस्त था। खासकर जो इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है, पूरा इंडोनेशिया जो है उस समय मसालों के द्वीप के नाम से जाना जाता था। यानी इंडोनेशिया के मसाले और प्लस भारत का जो एक केरल वाला तट था, केरल वाला तट, यहाँ के मसाले जो है विश्व विख्यात थे। यानी यूरोप में सबसे ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि यूरोप एक ठंडा प्रदेश था, तो वहाँ के मांसों को पकाने में और उन्हें संरक्षित रखने में मसालों की ज़रूरत होती थी। तो बड़े पैमाने पर इनकी डिमांड होती थी यूरोप में। तो होता क्या था दोस्तों कि इसके पहले यूरोप में व्यापार हो रहा था। तो यूरोप में जो व्यापार हो रहा था दक्षिण पूर्व एशिया के साथ या भारत के साथ या इंडोनेशिया के साथ, वह व्यापार 3 मार्ग थे, जिनमें 2 जल मार्ग थे, एक स्थल मार्ग था। जो 2 जल मार्ग थे, उनमें एक था ये लाल सागर और एक था ये फारस की खाड़ी। हमने आपको यहाँ पर थोड़ा सा विश्व मानचित्र के माध्यम से आपको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ये नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है, ये एशिया अफ्रीका महादेश है, और ये पूरा यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया को मिला दिया जाए तो उसे यूरेशिया कहा जाता था। हमने आपको ये बताने का प्रयास किया है। जो सबसे बड़ा देश है रूस यूरोप में भी है और एशिया में भी है। तो 3 तरीके के मार्ग थे। एक स्थल मार्ग था, जो यह चाइना से होते हुए जाता था, यह भी इटली में ही आता था, लेकिन जो स्थल मार्ग था, उस स्थल मार्ग में चाइना की पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत थी, इसलिए इस मार्ग का व्यापारी प्रयोग कम करते थे। और एक मार्ग यह था लाल सागर वाला मार्ग। इस लाल सागर वाले मार्ग का भी व्यापारी बहुत कम करते थे। क्यों कम करते थे? क्योंकि दोस्तों, ये जो लाल सागर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर काफी घना कोहरा छाया रहता था, और इस लाल सागर वाले क्षेत्र में पार्सियल नामक एक घास उग जाती थी, जिस घास के उगने के बाद वहां पे नौकागम यानी नाव सही तरीके से नहीं चल पाते थे, नाव फंस जाती थी। इस कारण इस मार्ग का प्रयोग भी बहुत कम होता था। और दूसरा चीज यह था, यह काफी सुरक्षित मार्ग भी नहीं था। यानी चोर लुटेरे या कहें डाकू लुटेरे, समुद्री लुटेरे जो होते थे, यहाँ पर काफी एक्टिव रहते थे।
तो चाहे इस वाले मार्ग का प्रयोग हो रहा था, चाहे इस वाले मार्ग का, यानी चाहे फारस की खाड़ी वाले मार्ग का, चाहे लाल सागर का, या चाहे स्थल मार्ग वाला जो प्रयोग हो रहा था, तीनों जगहों से जो भी वस्तुएं आती थीं वह वस्तुएं, यानी कि यह भी आते थे इस सागर से इटली, यह भी इसी सागर से तुर्की होते हुए इटली, और यह भी इसी सागर से होते हुए भूमध्य सागर में इटली पहुंचते थे। यानी इटली का जो एक शहर था वेनिस, वेनिस उस समय पूरे यूरोप की वाणिज्यिक राजधानी हुआ करता था, यानी कहा जाता था उसे, और था भी। क्यों था? क्योंकि सारा जो सामान इन तीनों मार्गों से जाता था पूरा का पूरा पूर्वी देशों के साथ, इसे इटली के माध्यम से पूरे यूरोप में फैलाया जाता था, यानी पूरे यूरोप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, भेजा जाता था। अब यह जो इटली में पूरा सामान पहुंचाया जाता था, इटली का शहर वेनिस जो कि यूरोप की वाणिज्यिक राजधानी होती थी, तो यह जो सामान चाहे केरल से, चाहे भारत के गुजरात से, या चाहे इंडोनेशिया से, चाहे दक्षिण पूर्व एशिया से, जितने भी सामान इस जगह पर पहुंचाए जाते थे, इनमें मध्यस्थता कौन कौन से लोग कर रहे थे, यानी कौन कौन से इमीडिएटर थे या किन दलालों के माध्यम से यह सामान यहाँ पहुंचता था। तो इनमें गुजरात के गुजराती व्यापारी हुआ करते थे, चेट्टियार व्यापारी थे, चुलिया व्यापारी थे, ये भारत के क्षेत्रों में थे, प्लस अरबी व्यापारी थे, फारसी से तुर्की थे। यानी इतने इमीडिएटर, इतने मध्यस्थों से, यानी इतने मध्यस्थों से गुजरने के बाद जो सामान इटली पहुंचता था, इटली के बाद पूरे यूरोप में पहुंचता था, इतने माध्यम होने के बावजूद भी यूरोप में वस्तुएं बहुत सस्ती होती थी और भारत की वस्तुओं की डिमांड बहुत ज्यादा थी। हुआ क्या दोस्तों, अब जब डिमांड ज्यादा थी और इस पूरे व्यापारिक मार्ग का, या कहें पूरे व्यापार का सबसे ज्यादा लाभांश इटली को हो रहा था। इटली का शहर एक था वेनिस को हो रहा था। तो वेनिस के वर्चस्व को, यानी इटली के व्यापारिक वर्चस्व को, जो उसका मोनोपोली था, उसे खत्म करना एक कारण था इन यूरोपियनों के आगमन के पीछे, यानी इटली के वर्चस्व को, व्यापारिक वर्चस्व को खत्म करना। और दूसरा जो कारण था दोस्तों, नए व्यापारिक मार्ग की खोज करना। यानी अब देखिए, जो तीनों मार्ग थे व्यापार के, वह तीनों मार्ग कहीं ना कहीं वह इटली से संलग्न थे, यानी इटली से जुड़े थे, उसे इटली होकर ही जाना पड़ता था पूरे यूरोप में। तो ये जो पुर्तगाल थे, स्पेन थे, फ्रांस थे, ये लोग इसी वर्चस्व को समाप्त करने के लिए नए मार्ग की खोज कर रहे थे। तो हमने जो प्रमुख दो कारण बताया, वह कारण था नए व्यापारिक मार्ग की खोज करना, कारण इटली के वर्चस्व को समाप्त करना, ये कारण था। और इसके पीछे भी कुछ अन्य कारण थे दोस्तों। जैसे यूरोप में पुनर्जागरण का दौर चल रहा था, यानी यूरोप में जो धर्म था, ईसाई धर्म था, उसका जो बोलबाला था पोप का, चर्च का, इनकी प्रधानता जो है लोगों के प्रति वो गौर हो रहा था, और लोग जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना रहे थे, नए नए खोज कर रहे हैं, विचारों को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी बौद्धिक चेतना यहाँ पर प्रबल रूप से बढ़ रहा था। दूसरा जो कारण था कि पुर्तगाल का जो राजा था वह स्वयं जो है समुद्रिक मार्गों में रुचि ले रहा है, समुद्री यात्राएं कर रहा है, नाव चला रहा है, और उपाधि भी धारण कर रहा है प्रिंस द नेविगेटर की उपाधि भी धारण कर रहा है, जो डॉन हेनरिक था। खासकर पुर्तगाल का जो राजा था डॉन हेनरिक, और स्पेन की हमने यहाँ पे लिखा भी नहीं है, आप जान जाइए, डॉन हेनरिक, उनका नाम था डॉन हेनरिक। और स्पेन की जो महारानी इसाबेला, यह भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ही है, यह भी नए मार्गों की खोज करना और लोगों को वैज्ञानिक दृष्टि की ओर मोटिवेट भी कर रही थी। यह यूरोप में चल रहा था, यूरोप में ऐसी परिस्थितियां बन रही थी। और दूसरा कारण क्या था दोस्तों, कि दो यंत्र थे, एक कुतुबनुमा यंत्र था जो दिशा बताता था, और एक था स्टावोली जो अक्षांशीय और देशांतरी दूरी को मापता था। तो कुतुबनुमा और स्टावोली, यहाँ पे हमने लिखा है दिशा सूचक यंत्र कुतुबनुमा एवं अक्षांशीय एवं देशांतरी दूरी को ज्ञात करने के लिए स्टावोली की खोज हो चुकी थी। इन दो खोजों से अब लोग जो है रिस्क लेने के लिए तैयार होते थे, समुद्रिक मार्ग की खोज करना या समुद्र में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इन दो यंत्रों से भी काफी कुछ बढ़ावा मिला इन यूरोपियनों के भारत की तरफ आने के लिए, यानी दक्षिण पूर्व एशिया या कहें पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए। पूर्वी देशों का मतलब तात्पर्य है दोस्तों
कि जो इंग्लैंड का ये जो शहर है ग्रीन बीच, इस ग्रीन बीच से एक सीधी अगर लाइन खींच दिया जाए पूरे पृथ्वी पर, तो पूरे पृथ्वी जो है दो भागों में बट जाती है। यानी ऐसे अगर पूरी एक लाइन खींच दी जाती है सीधे सीधे, तो पूरी पृथ्वी जो है दो भागों में बट जाती है। तो इसके इधर वाले क्षेत्र को पश्चिमी क्षेत्र कहा जाता है और इसके इधर वाले क्षेत्र को पूर्वी क्षेत्र कहा जाता है। यहां से गुजरता है ये लाइन, इसके इस वाले क्षेत्र को पूर्व कहा जाता है, क्योंकि किताबों में आमतौर पर जो भाषा बनाई गई, दिशा बनाया गया, इसे नॉर्थ कहा जाता है, इसे साउथ कहा जाता है और इसे ईस्ट कहा जाता है, इसे वेस्ट कहा जाता है। तो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा यहाँ से गुजर रही है, इसके इधर वाले क्षेत्रों को पूर्वी देश कहा जाता है और इधर वाले क्षेत्रों को पश्चिमी देश कहा जाता है। हमने आपको हल्का सा दिशा बताने का प्रयास किया था। तो अब हम आते हैं दोस्तों कि एक प्रमुख कारण यह भी था कि लोगों को यह पता था कि भारत में अकूत धन संपदा है, यानी भारत के भूभागों पर कब्जा किया जाए, भारत को साम्राज्य के अधीन किया जाए, अपने अनुसार भारत में शासन किया जाए। कहीं न कहीं एक कारण यह भी था कि भारत की अकूत धन संपदा का दोहन भी किया जाए। दूसरा कारण, एक और महत्वपूर्ण कारण था दोस्तों, वह यह था कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, यानी यूरोप से बाहर भी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए। आप देखेंगे कि जैसे ही अंग्रेज जब कब्जा करते हैं भारत में 1757 प्लासी के युद्ध के बाद, फिर 1764 में बक्सर युद्ध के बाद और 1813 में फिर वो देखते हैं ईसाई मिशनरियों को खुली छूट देते हैं भारत में धर्मांतरण और बड़े पैमाने पर कराने के लिए। तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना भी एक प्रमुख कारण था। और सबसे जो बड़ा कारण बन के उभरा था वह कारण यह था कि कुस्तुनतुनिया पर उस्मानी तुर्कों का कब्जा हो गया था 1453 में। कुस्तुनतुनिया दोस्तों ये तुर्की वाला क्षेत्र होता था। तो इस तुर्की वाले क्षेत्र पे एक धर्म युद्ध हुआ ईसाइयों के मध्य और यूरोपियनों के मध्य, यानी ईसाइयों के और इस्लाम में अनुयायियों के मध्य एक युद्ध होता है, धर्मत का युद्ध जिसे कहा जाता है। इस धर्मत के युद्ध में उस्मानी तुर्कों की विजय होती है। उस्मानी तुर्क जो थे ये रूढ़िवादी परंपरा के थे, यानी ये व्यापार वाणिज्य में उतना बढ़ावा नहीं देते थे। इन्होंने व्यापारी की जो क्रिया विधि होती थी या जो व्यापारिक कार्य होते थे उसे हतोत्साहित किया, न कि प्रोत्साहित किया। और यह मार्ग जो है धीरे धीरे बंद होने लगा और जिससे क्या हुआ कि यूरोप में वस्तुएं कम पहुंच रही थी। और जब यूरोप में वस्तुएं कम पहुंच रही थी तो डिमांड या कहीं मांग लोगों को ज्यादा बढ़ रहा था, तो कीमतें जो है आसमान छू रही थी। तो इसका भी कहीं न कहीं एक प्रमुख कारण था 1453 में जो धर्मत का युद्ध हुआ था। हमने आपको कारण जो बताया, इन कारण का परिणाम क्या हुआ, इसी सब कारणों को मिला करके हुआ क्या था कि 1486 में केप ऑफ गुड होप की खोज किया गया था बार्थोलोमेव डियाज के द्वारा। आगे हम इनके बारे में डिटेल में भी बताएंगे। बार्थोलोमेव डियाज के द्वारा केप ऑफ गुड होप ये दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु, यानी अफ्रीका महादेश या कॉन्टिनेंट का दक्षिणतम बिंदु है, जिसे केप ऑफ गुड होप, जिसकी खोज बार्थोलोमेव डियाज ने किया था 1486 में, जिसे उत्तमाशा द्वीप या उम्मीदों का द्वीप कहा जाता है। और 1492 में कोलंबस यहाँ पुर्तगाल से निकला था, वह भारत की खोज करने के लिए, जबकि भारत यहाँ था वो पहुंच गया अमेरिका। तो 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया और 1498 में वास्को डी गामा उसी बार्थोलोमेव डियाज के मार्ग का अनुसरण करते हुए, जो बार्थोलोमेव डियाज यहाँ से निकला था या केप ऑफ गुड होप की तरफ पहुंचा था, इसी मार्ग का अनुसरण करते हुए वास्को डी गामा भी केप ऑफ गुड होप पहुंचा। उसके बाद यहाँ पर अफ्रीका पे एक चैनल है, मोजाम्बिक चैनल, यहाँ पर एक गुजराती व्यापारी था, उसका नाम था अब्दुल मजीद के माध्यम से वह भारत पहुंचता है। भारत के जो राजा थे, वह केरल के जो राजा थे, उन्होंने जो उपाधि धारण किया था जमोरिन वहां पर इनका स्वागत भी करता है। तो जब हम आपको पुर्तगाल का साम्राज्य पढ़ाएंगे, यानी पुर्तगाल के बारे में, पुर्तगालियों के बारे में बताएंगे, तो वहां पर अच्छे से और बताएंगे। हमने आपको हल्का सा यूरोपीय भारत में क्यों आए, इनका जो प्रमुख कारण था हमने आपको यहाँ पर हाईलाइट भी किया है, लिखा भी है। आप अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। यदि दोस्तों कोई कमी रह गई हो तो बताइएगा, और आवाज कैसी सुनाई दे रही इसके बारे में भी बताइएगा। और दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि आप थोड़ा सा अपने हिसाब से लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि हम आपके कमेंट्स जरूर पढ़ते हैं। धन्यवाद दोस्तों।